कुछ घर भूतों की वजह से डरावने नहीं होते। कुछ घर इसलिए डरावने होते हैं क्योंकि उनके अंदर रहने वाले लोग किसी भी भूत से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक घर की है। आप देख रहे हैं फिक्शन फ्राइडे और ये है आज का एपिसोड। जब मैं 12 साल का था, मेरे माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। कुछ ही दिनों में मेरी पूरी दुनिया बदल गई। रिश्तेदारों के बीच इस बात पर चर्चा होने लगी कि अब मैं कहाँ रहूँगा। तभी एक इंसान सामने आया जिसके बारे में मैंने पहले कभी ज़्यादा नहीं सुना था। मेरे दूर के चाचा। वो शहर से दूर एक पुराने पुश्तैनी बंगले में रहते थे, अकेले। लोग कहते थे कि वो बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन किसी से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं। उनका ज़्यादातर समय उनकी लाइब्रेरी में बीतता था, जहाँ सैकड़ों पुरानी किताबें और अजीब पेंटिंग्स रखी थी। उन्होंने बिना किसी वजह से मुझे अपने साथ रखने की जिम्मेदारी ले ली। सबको ये फैसला थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। शाम के करीब 6 बजे मैं पहली बार उस बंगले के बाहर उतरा। ऊंची पत्थर की दीवारें, लोहे का पुराना गेट और इसके पीछे खड़ा वो विशाल शांत बंगला। पता नहीं क्यों उसे देखते ही मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई, जैसे घर मुझे देख रहा हो। दरवाज़ा खुला और मेरे चाचा तेजी से बाहर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया, लेकिन उनकी मुस्कान में अपनापन कम और उत्सुकता ज़्यादा थी। सफ़र ठीक रहा? जी। उन्होंने अगला सवाल तुरंत पूछा। उम्र कितनी है तुम्हारी? 12 साल। उन्होंने कुछ सेकंड तक मुझे देखा, फिर पूछा, जन्मदिन कब आता है? मैंने तारीख बताई। उन्होंने जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली, उसमें कुछ लिखा और धीरे से मुस्कुरा दिए। अच्छा, अभी काफ़ी समय है। उस वक्त मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। घर के बाकी लोगों में सिर्फ एक इंसान ऐसा था जिसने मुझे सच में अपनापन महसूस कराया। वो थी कमला आंटी। वो पिछले 20 साल से उस बंगले की देखभाल कर रही थी। उन्होंने मुझे खाना खिलाया, मेरा कमरा दिखाया और पहली ही शाम ऐसा महसूस करा दिया जैसे मैं अकेला नहीं हूँ। अगले कुछ दिनों में मैं पूरे बंगले में घूमने लगा। वो जगह बहुत बड़ी थी। लंबे लंबे गलियारे, पुरानी तस्वीरें, धूल से भरे कमरे और एक ऐसा हिस्सा जहाँ जाने से घर के नौकर भी बसते थे। ऊपर वाली मंजिल के आखिरी छोर पर एक पुराना बाथरूम था। उसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। जब मैंने पूछा कि उसे खोला क्यों नहीं जाता, तो कमला आंटी ने सिर्फ इतना कहा, वो हिस्सा कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी आवाज़ में घबराहट साफ थी। कुछ दिनों बाद मैंने उनसे एक और सवाल पूछा, क्या इस घर में पहले कभी बच्चे रहते थे? वो अचानक चुप हो गई, फिर बोली, हाँ, एक लड़की थी, करीब 7 साल पहले। साहब उसे कहीं से अपने साथ ले आए थे। 3 हफ्ते तक यहीं रही, फिर एक सुबह बिना किसी को बताए गायब हो गई। बहुत तलाश हुई, लेकिन उसका कभी कोई पता नहीं चला। मैं ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और उसके कुछ साल बाद एक लड़का भी आया था। वो भी अनाथ था। उसके साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। एक सुबह वो भी गायब हो गया, बस फिर कभी नहीं मिला। मेरे हाथ अपने आप ठंडे पड़ने लगे। पुलिस आई थी, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। सबने यही माना कि बच्चे कहीं भाग गए होंगे। कमला आंटी ने बात वहीं ख़त्म कर दी, लेकिन उनके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो खुद भी उस कहानी पर यकीन नहीं करती थी। उस रात में देर तक सो नहीं पाया। बार बार उन्हीं 2 बच्चों के बारे में सोचता रहा। आखिर वो गए कहाँ थे, और अगर वो भागे थे तो उनका कोई निशान क्यों नहीं मिला? शायद इन्हीं सवालों के बीच मेरी आंख लग गई। रात की किसी वक्त मेरी नींद खुली। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। कमरे के बाहर वाला गलियारा चांदनी से भरा हुआ था। मेरी नज़र अपने आप उस बंद पड़े बाथरूम की तरफ चली गई। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, जबकि मुझे पूरा यकीन था कि शाम तक वो बंद था। मैं धीरे धीरे वहाँ पहुँचा। अंदर पूरा सन्नाटा था। चांद की रोशनी सीधे पुराने बाथटब पर पड़ रही थी, और उसी बाथटब में कोई लेटा हुआ था। एक बेहद दुबला पतला बच्चा, जिसकी त्वचा लगभग सफ़ेद पड़ चुकी थी। उसके दोनों हाथ अपने सीने पर रखे हुए थे। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही मैं उसे देखने लगा, उसके होंठ धीरे धीरे हिलने लगे और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। मैं चीखते हुए पीछे हट गया और उसी झटके में मेरी नींद खुल गई। मैं अपने बिस्तर पर था। सांस इतनी तेज़ चल रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सीना अभी फट जाएगा। कमरे में कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था,
लेकिन जब मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई तो मेरा दिल एक बार फिर रुक गया। बाथरूम का दरवाज़ा अब भी आधा खुला हुआ था। मैंने तो उसे सपने में देखा था, फिर असलियत में वो खुला कैसे था? उस रात मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कमरे से बाहर निकलूं। सुबह मैंने सारी बातें कमला आंटी को बताई। उन्होंने बिना कुछ कहे ऊपर जाकर उस पुराने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और इस बार बाहर से उस पर ताला लगा दिया। मैंने पूछा, आप डर क्यों रही हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर धीमी आवाज़ में बोली, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद उन्होंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने सोचा था कि शायद इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। 2 दिन बाद सुबह जब मैं उठा तो मेरी नाइट शर्ट का बायां हिस्सा कई जगह से फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लंबे नाखूनों से उसे चीर दिया हो। पहले मुझे लगा शायद कहीं कपड़ा अटक गया होगा, लेकिन तभी कमला आंटी बोली, ये देखो। उन्होंने मेरे कमरे का दरवाज़ा दिखाया, उसी जगह जहाँ रात भर दरवाज़ा बंद रहता था। लकड़ी पर 5 लंबी खरोंचें बनी हुई थी, इतनी गहरी जैसे किसी ने पूरी ताकत से नाखून घसीटे हो। मैंने तुरंत कहा, ये मैंने नहीं किया। मुझे पता है। उन्होंने जवाब तो दे दिया, लेकिन उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उस रात मैंने पहली बार अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया। नींद तो आई, लेकिन चैन की नहीं। रात के बीच में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे की दूसरी तरफ धीरे धीरे उंगलियां फेर रहा हो। खर खर खर। मैं बिस्तर पर बिल्कुल चुपचाप पड़ा रहा। कुछ मिनट बाद आवाज़ बंद हो गई। सुबह जब दरवाज़ा खोला तो पहले से भी ज़्यादा खरोंचें थी। उस शाम घर के पुराने नौकर रामू काका बहुत घबराए हुए थे। मैंने उन्हें पहली बार इतना डरा हुआ देखा था। उन्होंने कमला आंटी से कहा, मैं अब रात को तहखाने में नहीं जाऊंगा। क्यों? वहाँ कोई बात कहता है। कमला आंटी हंसने की कोशिश करने लगी। चूहे होंगे। रामू काका ने तुरंत से रिलाया, चूहे इंसानों की तरफ फुसफुसाते नहीं हैं। मैंने साफ सुना है। 2 बच्चों की आवाज़ें थी। मेरे हाथ से पानी का गिलास लगभग छूट गया। उन्होंने आगे कहा, एक लड़का और एक लड़की, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे हो। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं अकेला नहीं था जिसने कुछ देखा या सुना था। इसी दौरान मैंने अपने चाचा में भी बदलाव महसूस करना शुरू किया। वो पहले से भी ज़्यादा समय अपनी लाइब्रेरी में बिताने लगे। कई बार मैं उनके कमरे के बाहर से गुजरता तो अंदर अगरबत्ती जैसी तेज़ खुशबू आती। कभी किसी अजीब भाषा में लिखे हुए कागज़ मेज़ पर फैले होते, तो कभी पीतल का एक बड़ा कटोरा जिसमें लाल रंग का कोई तरल भरा होता। एक दिन मैंने पूछा, आप क्या पढ़ते रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर किताब बंद कर दी। कुछ पुराने प्रयोग हैं जो हर किसी को समझ में नहीं आते। उनकी आंखें मेरी तरफ थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे नहीं देख रहे हैं, बल्कि मेरे अंदर कुछ ढूंढ रहे हो। दिन बीतते गए और हर रात कुछ ना कुछ अजीब होता रहा। कभी गलियारों में कदमों की आवाज़ आती, कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती, कभी ऐसा लगता जैसे ऊपर वाले बंद बाथरूम में कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अब मुझे यकीन होने लगा था कि इस घर में कोई राज छुपा है। फिर एक रात पूरा बंगला असामान्य रूप से शांत था। हवा तक नहीं चल रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। तभी मेरी नज़र बगीचे पर गई। चांदनी के बीच 2 आकृतियाँ खड़ी थी, एक लड़का और एक लड़की। दोनों मेरी खिड़की की तरफ देख रहे थे। लड़की बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने अपने सपनों में देखी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, उसकी आंखों में सिर्फ उदासी थी। फिर मेरी नज़र लड़के पर गई। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर हड्डियों जैसा पतला था, और जब उसने धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाए तो मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसके सीने के बाईं तरफ, जहाँ दिल होना चाहिए था, वहाँ एक बड़ा काला छेद था। वो मुझे देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। अगले ही पल दोनों बिना आवाज़ के अंधेरे में गायब हो गए। मैं अभी भी उसी खिड़की के सामने खड़ा था जब पीछे से मेरे चाचा की आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा, वो दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। आज रात, उन्होंने शांत आवाज़ में कहा, ठीक 11 बजे मेरे स्टडी रूम में आना। मुझे तुम्हें तुम्हारे भविष्य से जुड़ी एक बहुत ज़रूरी चीज़ दिखानी है। फिर वो कुछ पल मुझे देखते रहे और धीमे से बोले, और हाँ, इस बारे में घर में किसी को बताना मत। मेरे चाचा के जाते ही मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। मैं कई मिनट तक कमरे में ही खड़ा रहा, समझ नहीं पा रहा था कि नीचे जाऊं या नहीं। लेकिन अगर मैं नहीं जाता तो शायद वो खुद मेरे कमरे में आ जाते।
रात के ठीक 11 बजे मैंने हिम्मत जुटाई और अपने कमरे से बाहर निकला। पूरा बंगला असामान्य रूप से शांत था। घड़ी की हर टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, मुझे अगरबत्ती की वही तेज़ बू आने लगी जो पिछले कई दिनों से चाचा के स्टडी रूम से आती थी। दरवाजे के नीचे हल्की सी लाल रोशनी बाहर निकल रही थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से खटखटाया और इस बार अंदर से किसी के चीखने की आवाज़ आई। एक ऐसी चीख जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी थी। मैंने घबराकर दरवाज़ा धक्का दिया, लेकिन वो अंदर से बंद था। अचानक कमरे के अंदर से किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। मेरे हाथ काँप रहे थे। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारा। तीसरी कोशिश में दरवाज़ा टूट गया और दरवाज़ा खुलते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे चाचा अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनका सर पीछे की तरफ झुका हुआ था। आंखें पूरी तरह खुली थी और चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उन्होंने मरने से ठीक पहले किसी ऐसी चीज़ को देखा हो जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी शर्ट पूरी तरह फटी हुई थी। सीने के बाईं तरफ जहाँ दिल होना चाहिए था, एक गहरा भयानक घाव था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनका दिल ज़बरदस्ती बाहर निकाल लिया हो। लेकिन सबसे अजीब बात, कमरे में मौजूद चाकू बिल्कुल साफ था। उस पर खून की एक भी बूंद नहीं थी। खिड़की पूरी तरह खुली हुई थी। ठंडी हवा अंदर आ रही थी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पुलिस आई, पूरे बंगले की तलाशी ली गई। उन्होंने कहा शायद कोई जंगली जानवर अंदर घुस आया होगा, लेकिन मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई। अगर कोई जानवर था तो दरवाज़ा अंदर से बंद कैसे था और कमरे में स्ट्रगल के कोई निशान क्यों नहीं थे। कुछ दिन बाद जब बंगले की सफाई की जा रही थी, मुझे चाचा की स्टडी में एक चमड़े की पुरानी डायरी मिली। उसके ज़्यादातर पन्ने किसी और अजीब भाषा में लिखे हुए थे, लेकिन बीच बीच में हिंदी में भी कुछ नोट्स थे। मैंने पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे मेरी रूह कांपने लगी। डायरी के अनुसार चाचा कई सालों से एक प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान पर काम कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि अगर 21 साल से कम उम्र के 3 लोगों के दिल की राख को शराब में मिलाकर एक विशेष विधि से पिया जाए तो इंसान असाधारण शक्तियाँ हासिल कर सकता है। बीमारी, बुढ़ापा, यहाँ तक कि मौत पर भी विजय पा सकता है। उन्होंने लिखा था कि समाज में जिन बच्चों को कोई ढूंढने वाला ना हो, उन्हें चुनना सबसे आसान होता है। तभी मुझे कमला आंटी की बातें याद आई। वो लड़की जो एक सुबह अचानक गायब हो गई थी, वो लड़का जो कभी वापस नहीं लौटा। उन्होंने कहीं भागने की कोशिश नहीं की थी। उन्हें मेरे चाचा ने ही मारा था। डायरी में आगे लिखा था कि दोनों के दिल निकालकर उनकी राख बनाई गई और उनके शवों को बंगलों के अलग अलग हिस्सों में छिपा दिया गया। लड़की के अवशेष ऊपर वाले पुराने बाथरूम में और लड़के के तहखाने की दीवार के पीछे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अगला पन्ना पलटा। उस पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी और उसके नीचे मेरा नाम। फिर लिखा था 3रा और अंतिम चरण, आज रात। इसके बाद प्रयोग पूरा हो जाएगा। उस पल मुझे समझ आया उन्होंने मेरे जन्मदिन के बारे में इतना क्यों पूछा था। उन्होंने मुझे अपने साथ क्यों रखा था। वो मेरे चाचा नहीं थे, मैं उनके लिए सिर्फ 3रा शिकार था। कुछ महीनों बाद पुलिस ने तहखाने और उस पुराने बाथरूम की खुदाई करवाई। वहाँ से 2 बच्चों के कंकाल बरामद हुए। केस दोबारा खोला गया, लेकिन मुख्य आरोपी पहले ही मर चुका था। सच्चाई कभी अदालत तक नहीं पहुँची। लोगों के लिए वो एक सम्मानित और विद्वान इंसान ही बना रहा। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। वो बंगला अब हमेशा के लिए बंद पड़ा है। कहते हैं रात के समय वहाँ आज भी 2 बच्चों की परछाइयाँ दिखाई देती है, एक लड़का और एक लड़की। दोनों चुपचाप मेन डोर के सामने खड़े रहते हैं, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन अब मुझे पता है वो किसी नए शिकार का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उस घर में कोई दूसरा राक्षस जिंदा बाहर ना निकल सके। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि मेरे चाचा की वो हालत क्या उन दोनों बच्चों ने ही की थी।